शुरू करते हैं। देखो जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप कहां कहां छू सकते हो, उसे सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक फोन है, इसे मैं ऊपर से छू सकता हूं, इसे मैं साइड से छू सकता हूं, इधर 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 से छू सकता हूं। तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये क्या है, ये इसके कुछ एरियाज हैं। तो इन सारे एरियाज को अगर मैं मिला दूं तो उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। क्या बोला मैंने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के वो साइड में उठा लूं जिसको मैं छू सकता हूं और उन सारी साइड्स का मैं एरिया निकाल लूं तो उसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। जैसे कि अगर मैंने आपको एक माचिस की डब्बी दे दी, मैंने आपको एक माचिस की डब्बी दे दी, ठीक है, इस तरह की आपकी माचिस की डब्बी है। इस माचिस की डब्बी को मैं ये साइड वाला छू सकता हूं, मैं ये साइड वाला मैं छू सकता हूं उसका, ठीक है, मैं ये आगे वाला भी छू सकता हूं, मैं ये पीछे वाला भी छू सकता हूं, मैं ऊपर का भी छू सकता हूं और मैं नीचे का भी छू सकता हूं, मैं आगे का भी छू सकता हूं और मैं पीछे का भी छू सकता हूं। तो सारे साइड्स के अगर मैं एरियाज को मिला दूं तो उसे हम कहेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो सरफेस एरिया मतलब जो जो सरफेस पे चीजें हैं, जहां जहां मैं छू सकता हूं उन्हें मैं सरफेस एरिया कहता हूं। अगर मैं बात करूं आपके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, उससे उसका वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोला मैंने भैया, फिर से बताना। अरे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो आपकी ये बोतल है, ये बोतल कमरे में कहीं पे रखी होगी, तो रखने पे ये कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ जगह ले रही है। इस कमरे में मैं ऐसा तो है नहीं 10,000 करोड़ इस तरह की बोतलें भर सकता हूं, नहीं, कुछ तो लिमिट होगी कि उसके बाद इस कमरे में मैं नहीं भर सकता। तो जितना मैं उसके अंदर भर सकता हूं उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। फील समझ में आ गई? इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपको पता है क्या होता है सरफेस एरिया, जहां जहां छू सकते हैं, वॉल्यूम जितनी वो जगह ऑक्यूपाई कर रही है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। हमारे सिलेबस में जो है वो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सब डिलीटेड है। हमारे सिलेबस में जो है वो पहला है राइट सर्कुलर कोन। अब सब यहां देखो, ठीक है, अब चैट्स वगैरह जो है बाद में करेंगे, बातें शातें बीच बीच में करते रहेंगे, अभी सारा फोकस यहां होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है वो है राइट सर्कुलर कोन। भैया राइट सर्कुलर कोन मतलब देखो ये एक कोन है। कोन क्या होता है भैया, देखो ना, बता रहा हूं ना मेरी जान। कोन क्या होता है, आपकी बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप है ना, ऊपर ऐसे पहना देते हैं आपको टोपी पे और आप नाचते हो, तो ये जो बर्थडे कैप होती है ये एक कोन होती है, ये कोन होती है। इस कोन का ये जो बेस होता है ये सर्कल बेस होता है ना। इस कोन का नीचे का आप देखोगे 3D में इमेजिन करो, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा का पूरा इमेजिनेशन के ऊपर है मेरी जान। तुम इमेजिन करो एक कैप है, ठीक है, एक कैप है, तो उस कैप को 3D में इमेजिन करो, उस 3D में ही जो है वो एक कोन है। फिर से बोलूं, जो कैप होती है आपकी बर्थडे कैप, उसको इमेजिन करो 3D में कैसे दिखती है, 3D में कैसे दिखती है, वो क्या है, वो एक कोन है ऐसे, और इस तरह का जो होता है वो पूरा कोन है। बेस में क्या होता है, एक सर्कल होता है, बेस में एक सर्कल होता है, तो इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा और एक रेडियस होगा। सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो उसे हम रेडियस कहते हैं सर्कल का। तो इस नीचे वाले बेस का एक सर्कल का सेंटर होगा और एक रेडियस होगा, एक सर्कल का सेंटर होगा और एक रेडियस होगा। ये हमें समझ में आ गया। ये जो कोन का टॉप होता है, कौन भैया क्या इंग्लिश बोल रहे हो, ये जो कोन का टॉप होता है, इस टॉप को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन, ठीक है। वर्टेक्स से अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, वर्टेक्स से अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन बनेगी, अगर ये 90 डिग्री है, वर्टेक्स से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन बन रही है, ये जो हाइट बन रही है, ये जो एल्टीट्यूड टाइप बन रहा है, ये जो हाइट बन रही है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कहा जाएगा राइट सर्कुलर कोन। तो अब आपको समझ में आया कि इसमें राइट क्यों यूज हुआ है। राइट मतलब कि एक राइट एंगल बन रहा है। वर्टेक्स से सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वर्टेक्स से सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो एक राइट एंगल अगर बन रहा है तो उसे हम राइट सर्कुलर कोन कह देंगे। तो राइट सर्कुलर कोन, गॉट इट, राइट सर्कुलर कोन, तो इसका नाम इसलिए राइट सर्कुलर कोन रखा गया है, ठीक है। आप कहोगे भैया क्यों, हर एक ही तो 90 डिग्री बनाएगा सेंटर पे, कैसा भी कोन ले लो बीच में तो 90 डिग्री बनाएगा। मैंने कहा देख मेरी जान, मान ले इस तरह का कोन है तेरा, मान ले इस तरह का कोन है तेरा, ये है सेंटर ऑफ सर्कल, ये है तेरा वर्टेक्स। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्या नहीं बना रहा, तो इसे हम राइट सर्कुलर कोन नहीं कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं बना रहा। वर्टेक्स और सेंटर जो है ये 90 डिग्री बेस के साथ नहीं बना रहे, तो इसे हम राइट सर्कुलर कोन नहीं कहेंगे। अरे क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं हम राइट सर्कुलर कोन। हमारे सिलेबस में यही राइट सर्कुलर कोन है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहीं पे कोन भी बोल दूं तो वो ऑब्वियस सी बात है मैं राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है। तो बार बार मैं राइट सर्कुलर कोन ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं कह रहा हूं अगर कहीं कोन भी लिखा है तो वो राइट सर्कुलर कोन है, मतलब वर्टेक्स से सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो बेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये हो गई हाइट। इस हाइट को क्या कहते हैं, इस हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं।
ठीक है, इसमें बहुत एटीट्यूड, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ये जो होता है इसे कहते हैं हम एल्टीट्यूड। एक और चीज बच गई, एक और हाइट बच गई है टेढ़ी वाली। तो इस टेढ़ी वाली हाइट को हम स्लांट हाइट कह देते हैं। स्लांट मतलब क्या होता है? स्लांट मतलब टेढ़ा ही होता है। तो इस टेढ़ी वाली को हम स्लांट हाइट कह देते हैं। स्लांट हाइट जो होता है उसे एल से डिनोट करते हैं। तो हमने तीन टर्म्स यहां पे पढ़ी। एक पढ़ी हमने आर, आर इज द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस इज आर। एच इज द परपेंडिकुलर हाइट, ऐसे करके परपेंडिकुलर ऐसे बना देते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। एंड एल इज दी स्लांट हाइट, एल इज दी स्लांट हाइट। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है मेरी जान? एल इज स्लांट हाइट। अब एक बात बताओ मेरी जान, मान लो मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को, देखना ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस ट्राइंगल को मैं यहां साइड में बना लेता हूं, इस ट्राइंगल को मैं यहां साइड में बना लेता हूं। देखो ये 90 डिग्री है, ये यहां से यहां तक हमें क्या मिला हुआ है? एच मिला हुआ है। यहां से यहां तक हमें क्या मिला हुआ है? एल मिला हुआ है। और नीचे का क्या ये आर है, ये आर है। तो एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां से मेरे को एल मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो L बराबर हो गया। तो ये जो स्लांट हाइट होती है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्लांट हाइट कैसे निकलती है, तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है मेरी जान। मैं बहुत कम चीजें होंगी जो रटवाऊंगा आपको। मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपसे कोई स्लांट हाइट पूछ ले तो आप पूछो यार ये क्या था, फॉर्मूला क्या था? अरे राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया, स्लांट हाइट निकल गई। तो L बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन की। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन की सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कोन को इमेजिन करो, कोन का जो साइड वाला हिस्सा है जिसको हम छू सकते हैं। भाई सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो हम छू सकते हैं। कर्व्ड मतलब जो साइड का कर्व्ड वाला एरिया होता है। ये जो साइड का कर्व्ड वाला एरिया है, खाली इस वाले को, अभी बेस नहीं ले रहे, अभी बेस नहीं ले रहे। मान लो बेस में हमने सर्कल लगा रखा है पर अभी नहीं मान रहे, अभी मान रहे सिर्फ कर्व्ड। कर्व्ड मतलब ये साइड वाला जो एरिया है, साइड वाला जहां जहां हम छू सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो साइड वाला एरिया है, ये जो साइड वाला कर्व्ड एरिया है, इसका अगर फॉर्मूला आपसे कोई पूछ ले तो वो होता है पाई आर एल, होता है पाई आर एल। ये एक और फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। पाई आर एल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे बोल दे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो मेरी जान, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब कर्व्ड भी ले लो और मान लो नीचे से एक ढक्कन लगा दिया सर्कुलर। भाई जो कोन होती है, जो बर्थडे कैप होती है, तो नीचे से खुली होती है। तो मान लो नीचे से खुली वाली है तो उसका सरफेस एरिया सिर्फ कर्व्ड वाला होगा, तो वो होगा पाई आर एल। मान लो नीचे से एक ढक्कन लगा दिया सर्कुलर, तो अब ढक्कन को भी छू सकते हैं। तो एक तो हो गया कर्व्ड और एक गया नीचे का सर्कल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया होगा, भाई सी एस से लिख दूंगा कहीं मैं, कर्व सरफेस एरिया को बार बार कर्व सरफेस एरिया ऐसे नहीं लिखूंगा, सी एस से लिख दूंगा। तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्या मैंने कुछ गलती करी टोटल सरफेस एरिया लिखने में? कोई गलती नहीं करी। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो कर्व्ड वाला और एक नीचे का बेस वाला। तो कर्व्ड वाला और नीचे के बेस वाले को ऐड कर दो। कर्व्ड वाला क्या याद करा है? पाई आर एल। और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो अगर आपसे कोन का टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो वो ये होता है। तो तीन चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डब्बे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, मेरे सामने देखो। कर्व सरफेस एरिया मतलब सब चीज भूल जाओ, मैं रिवीजन करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, डरना मत। कोई चीज ना समझ में आए तो ये मत सोचना कि भैया यार नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही। चल ब्रो, मैं हूं ना, वापस रिपीट करूंगा फिर समझ में आएगी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? साइड साइड जहां पे मैं छू सकता हूं उससे मैं कहता हूं कर्व सरफेस एरिया। साइड साइड में जहां मैं छू सकता हूं उसे मैं कहूंगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो साइड साइड में जहां मैं छू सकता हूं उसे कर्व सरफेस एरिया कहूंगा। उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया मतलब साइड में तो छू ही सकता हूं, नीचे भी छू लूं, नीचे भी सर्कल में कुछ आ जाए तो उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड प्लस सर्कुलर बेस, कर्व्ड प्लस सर्कुलर बेस, इसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसे हम कह देंगे टोटल सरफेस एरिया। किताब में इसको अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ऐसे याद करो, समझ में आएगा। ठीक है, स्लांट हाइट निकालनी है तो पाइथागोरस लगाओगे, निकाल दोगे। ठीक है जी, ठीक है जी। 12,000 बच्चे लाइव बैठे हैं, देखते हैं आखिरी तक कितने बच्चे रुकेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं,
जब मैं जेई की तैयारी करता था, है ना, जेई के लिए मैं कोटा में गया था, तो कोटा में हमारे सर एक बात बोला करते थे कि देखो तुम्हें इतनी सारी भीड़ दिख रही है, इतनी सारी भीड़ से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, बहुत सारे बच्चे छटेंगे, आखिरी में कुछ चंद बच्चे बचेंगे जो बच्चे रैंक लेके आएंगे, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आप भी ये देखोगे अभी 12,000 बच्चे बैठे हैं, बीच बीच में कुछ बच्चे छटेंगे, आखिरी में बचेंगे जो आप ही मान सकते हो प्योर जो बच्चे होंगे ना, बिल्कुल अच्छे वाले नंबर लेके आएंगे, जो बेस्ट वाले नंबर लेके आएंगे, वो आखिरी के बच्चे होंगे। तो इसलिए कोशिश करना आखिरी तक रुकना है, आखिरी तक दम लगा के रुकना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है मेरी जान, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें इन ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन फॉर्मूला का हमें क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। एक है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और स्लांट हाइट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है भैया पाई आर एल प्लस आर ये नहीं होता। मैंने कहा वही बताया ना मेरी जान, कुछ टीचर्स इसको ऐसे लिख देते हैं, कुछ टीचर्स इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर अगर मैंने कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन लिया, पाई आर कॉमन लिया, तो बन गया एल प्लस आर। तो इस तरह से भी याद करवाते हैं, पर ऐसे याद मत करो, ऐसे याद मत करो। क्यों ऐसे रटना, रटना नहीं है चीजों को, समझना है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो हमें बोला गया है हाइट ऑफ अ कोन इज 16 एंड बेस रेडियस इज 12। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाइट ऑफ कोन, कोई कोन है, अगर खाली कोन लिखा रह जाए तो भैया कौन सा होगा, कौन सा होगा, राइट सर्कुलर कोन ही होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में हुई है। तो आपको एक राइट सर्कुलर कोन दिया है, खाली कोन मतलब राइट सर्कुलर कोन, आपके सिलेबस में हुई है। तो एक ये कोन है आपका। ठीक है, हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ द कोन। ये जो हाइट ऑफ कोन है, ये हाइट हमें दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर। बेस का जो रेडियस हमें दिया हुआ है, बेस का जो रेडियस हमें दिया हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया होता है एक तो पाई आर एल प्लस बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एल चाहिए, एल इज अननोन, एल इज अननोन। तो एल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। करो जी करो, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह करो। कभी भी जो कैलकुलेशन है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अरे आराम से कर, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, आराम से करो। तो हमें 16 का स्क्वायर नहीं याद है, कोई बात नहीं, बच्चों की तरह करेंगे जैसे बच्चे करते हैं। 16 इंटू 16 कर दो, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9 इंटू 1 6 जा 6 1 1 जा 1। ठीक है, ऐसे करो बिल्कुल। 6 9 6 15 और 1 2 256, तो ये गया 256 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, अगर याद है ठीक है, नहीं याद है तो कैलकुलेशन कर लेना 144। तो यहां से हम देखें, यहां से अगर हम देखें तो ये मिल रहा है 6 4 10 5 4 9 1 10 2 3 और 1 4 400। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 400 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 20। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, या बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जब भी स्क्वायर रूट बाहर निकलता है तो प्लस माइनस होता है, पर स्लांट हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम प्लस 20 ही लेंगे। तो आपको बार बार ऐसे प्लस माइनस नहीं लिखने की जरूरत, आप मान लो 20 सेंटीमीटर होगा। तो एल निकल गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एल निकल गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूं आपसे, एल अगर पता चल गया तो मैं कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, पाई आर एल से। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस हमें 12 दे रखा है, एल की वैल्यू 40। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। सॉल्व कर लो, या फिर अभी सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व करोगे, मान लो मैं इस वाले को करूंगा अभी। तो पाई आर एल तो हो गया आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 12 इंटू एल क्या है हमारा, एल है हमारा 20 प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। तो एक ये होगा आपका, एक ये होगा आपका। आगे समझ में बात, आगे समझ में बात। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। भैया 40 से मल्टीप्लाई क्यों करा, हाँ ठीक है वो 20, अरे यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 20 लिख दिया यार, वो मेरे को वो 40 वहां पे, यहाँ पे देखो 20 लिखा है, वहां पे हो गया। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक बताया, अभी मैं बिल्कुल एक बेसिक चीज आपको करवा रहा हूं, जिससे कि क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। यहां पे आप कैलकुलेशन करोगे, इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो कर लो यार, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा, यहां के आगे तो तुम ही करोगे ना। तो
अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि आपको अगर कोई कोन दे रखा है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बस इजी पीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है डायमीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल। दो कोन हमें दिए हैं, मान लो एक कोन ये है, ठीक है जी, एक कोन हमारी ये है, तो ये हमारी कोन 1 कह देते हैं, हम इसे हम कोन 1 कह देते हैं, इसे हम कोन 2 कह देते हैं। बोल रखा है दोनों के डायमीटर इक्वल है, मतलब कि डायमीटर मतलब ये पूरा होता है डायमीटर, तो इसका अगर डायमीटर डी है तो इसका भी डायमीटर डी होगा। दोनों के डायमीटर इक्वल, डायमीटर इक्वल मतलब रेडियस भी इक्वल। भाई रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर डायमीटर इक्वल है तो हम कह देंगे दोनों के रेडियस भी इक्वल होंगे, तो दोनों के रेडियस इक्वल है, तो रेडियस ऑफ 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 2 हमें गिवन है। ठीक है जी। इफ देयर स्लांट हाइट आर इन द रेशो 5:4, मतलब कि L1 अपॉन में L2 जो है वो हमें 5:4 दे रखा है। ठीक है, L1 अपॉन L2 हमें 5:4 दे रखा है। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड। इन दोनों का हमें रेशो निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई R1 L1 अपॉन में पाई R2 L2, यही होगा। पाई से पाई गया, R1 से R2 गया, क्योंकि R1 R2 बराबर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया L1 अपॉन L2 के बराबर, और L1 अपॉन L2 हमें क्या दे रखा है? 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों का। तो इजी पीजी है, कुछ नहीं, आपको बस 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 आपको क्या करना है? बस आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, अभी आसान आसान चीजें, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहूंगा, तो इसलिए ये मत सोचना कि भैया इतने इजी पीजी क्वेश्चन करवाओगे क्या। लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी मैं बेसिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पाई आर एल अपना दोनों का कर्व सरफेस एरिया था, दोनों को डिवाइड करा, L1 अपॉन L2 आया, वो तो हमें 5:4 दे रखा है। इजी पीजी, इजी पीजी। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है जी। भैया डिस्क्रिप्शन में फरवरी की जगह जनवरी लिखा है। अरे जी सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गया यार, मेरे को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक कॉर्न कॉब है। ठीक है, इसका जो डायग्राम है ना, मैं आपको डायग्राम बताऊं, ये आपको पता होगा, एनसीईआरटी का सवाल है। कॉर्न कॉब मतलब भुट्टा होता है। कॉर्न कॉब मतलब भुट्टा होता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। भुट्टा, भुट्टा होता है, भुट्टा देखो इस तरह का होता है भुट्टा। जिसको नहीं पता उसको मैं दिखा देता हूं। इस तरह का वो भुट्टा होता है एक, ये दिख रहा है भुट्टा, तो इस तरह का भुट्टा है। इन्होंने कह दिया ये जो भुट्टा है ना भाई साहब, ये भुट्टा एक तरह का कोन मान लो। समझ रहे हो? ये जो भुट्टा है, इस भुट्टे को एक तरह का कोन मान लो। ये ऐसे दिख रहा है आपको? इस भुट्टे को इन्होंने भाई साहब कोन मान लिया। इस भुट्टे को इन्होंने कोन मान लिया। तो अब इस भुट्टे को इन्होंने कोन मान लिया, तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो बोला गया है एक कॉर्न कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन, तो एक कोन की तरह मान लिया। तो एक कोन की तरह ये भुट्टा है। ठीक है जी, मान लेते हैं ये एक कोन है, इस कोन की तरह इन्होंने इस भुट्टे को मान लिया। हैज रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस हमें दे रखा है यहां से यहां तक, ये दे रखा है हमें 2.1 सेंटीमीटर जी। ठीक है जी, एंड लेंथ एज 20 सेंटीमीटर। इस भुट्टे की लेंथ, भाई लेंथ साइड वाली को नापी जाएगी, लेंथ तो परपेंडिकुलर नापी जाएगी। भुट्टे की जो लेंथ है वो हमें क्या दे रखी है? वो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो भुट्टे की जो लेंथ है वो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो हाइट दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस हमें 2.1 दे रखा है। If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, then find how many grains you would find in the entire cob. नहीं समझ में आया ना? मैं समझाता हूं। देखो, बोला गया एक भुट्टा है, ठीक है। अब भुट्टे के नीचे तो नहीं होते, नीचे कौन से दाने होते हैं लगे हुए? भुट्टे में दाने होते हैं ना अलग अलग, नीचे तो नहीं होते, सिर्फ साइड साइड में होते हैं। सिर्फ कर्व्ड वाले सरफेस पे होते हैं दाने, बिल्कुल नीचे को ही लगे होंगे। ठीक है, बिल्कुल नीचे को ही लगे होते हैं, सिर्फ साइड साइड में लगे होते हैं दाने। बोला गया है कि अगर हम एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लें, मान लो भुट्टे का हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लिया है ना, ये भुट्टे का एरिया है। तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में ये एक, तो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में भुट्टे के 4 दाने मिल रहे हैं हमें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें 4 दाने मिल रहे हैं, तो बताओ इस पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे? ये हमसे पूछ लिया कि भाई अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 दाने मिल रहे हैं तो इसके पूरे एरिया में कितने दाने होंगे? तो मतलब हमें पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। दिमाग चल रहा है। बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, बोला जा रहा है, देखना यूनिटरी मेथड बचपन में हमने पढ़ा था क्या, कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में हमें 4 दाने मिल रहे हैं। दाने मतलब ग्रेन्स बोला है। तो बोला है पूरे भुट्टे में कितने मिलेंगे, मतलब कि भुट्टे के एरिया में कितने मिलेंगे, मतलब भुट्टे के कर्व्ड सरफेस एरिया में कितने मिलेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ भुट्टे को क्या कहा इन्होंने? कॉब। तो जो भी उसका आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें कितने निकलेंगे? तो हम क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने निकल रहे हैं, तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा, तो उसमें कितने होंगे? तो उतना इंटू 4। एक में अगर 4 मिल रहे हैं तो मान लो इसका आया, तो इसका मान लो आया 10, तो 10 में भी कितने मिलेंगे? 10 इंटू 4।
समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना, ये सबसे मेन चीज है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे आपको यूनिटरी मेथड लगाने वाले कि भाई एक में 4 मिल रहे हैं, एक में 4 मिल रहे हैं। मान लो इसका जो एरिया है वो आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 दाने मिल रहे हैं, तो बताओ 10 में कितने मिलेंगे? तो 10 में मिलेंगे 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 तो कितने हो गए? 10 इंटू 4 40 दाने मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें बस इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व लेटरल कई जगह बोला जाएगा, आप समझ जाओ कर्व और लेटरल एक ही बात है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया में कितने दाने मिलेंगे वो बताना है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो और उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 का हमने करा 10 इंटू 4, तो इसका जो आएगा तो वो इंटू 4 कर देंगे। इजी पीजी, इजी पीजी। तो वही करते हैं, चलो जल्दी करते हैं। तो हमें अब क्या करना है? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, वो होता है पाई आर एल के बराबर। एल नहीं दे रखा, एल नहीं दे रखा, एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर क्या है जी? 20 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है जी? 2.1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस 2.1 का स्क्वायर। 2.1 का स्क्वायर अगर हम निकालें 2.1 इंटू 2.1 करें अगर हम 1 2 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 4, तो 4.41। तो यहां से हम ये देख रहे हो आप, बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन। मैं कर सकता हूं हवा में, बट मैं ईगो पे नहीं लेता। मेरा फोकस है कि मेरे को आंसर सही निकालना है। मेरा फोकस है कि मेरे को आंसर सही लेके आना है। अब उसके लिए मेरे को बिल्कुल बच्चों की तरह करना पड़ा है। कौन देख रहा है? एग्जाम में तुम अकेले बैठे होगे, एग्जाम में कोई तुम्हारा साइड वाला दोस्त कोई होगा कि हाँ ऐसे कौन करता है कैलकुलेशन। क्या फर्क पड़ रहा है? आंसर सही आ रहा है ना, बस। तो इस तरह से हमें करना होता है, ठीक है जी। तो हमने क्या करा? 2.1 इंटू 2.1 करा, बिल्कुल बेसिक से। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, बिल्कुल बेसिक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 144। तो 4.41 जो होगा ये हमारा 2.1 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस ये, तो 404.41 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? 404.41 का स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन मेथड बचपन में पढ़ा है हमने। लॉन्ग डिवीजन मेथड 8th क्लास में पढ़ा है हमने। किस किस को याद है? किस किस को याद है लॉन्ग डिवीजन मेथड? मेरा तो यहां पे ये बंद हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड किस किस को याद है? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। अरे कैसे निकालोगे भैया? वाई नॉट टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि मेरी जान नीचे भुट्टे के दाने नहीं होते ना, सिर्फ साइड साइड में भुट्टे के दाने होते हैं, नीचे कोई होते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ साइड का लिया। ठीक है, ठीक है। हाँ 20.11 तुम्हें याद तो है क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें इस तरह का आता है। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि क्या तुम्हें याद है इसका हम कैसे निकालते हैं? इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जिस बच्चे को याद नहीं है। जैसे अपना आ गया, ऐसे होता है ये देखो 404.41, ये है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करते हैं? पेयर करते हैं। डेसिमल से इधर वाले तो राइट से पेयर होना शुरू करते हैं, तो 2 और 1 बचा, और डेसिमल के इधर वाले लेफ्ट से पेयर होना शुरू करते हैं, तो 2। ऐसे होता है, ठीक है। आगे आप कितने भी 0 0 लगा के पेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ क्वेश्चन नीडेड तो हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। कैसे करेंगे? देखो मेरी जान, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए हमें, सबके स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। इतना तो हमें याद है। अब बताओ ये जो पहला है, पहला क्या है? 4। 4 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर आता है? 3 का स्क्वायर तो हमें मिल रहा है, 2 का स्क्वायर, तो लिख दो 2 2 जा 4 लिखा। अब इसको माइनस कर दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। किसको उतारेंगे? पेयर को नीचे उतारेंगे। तो इस पेयर को नीचे उतारा हमने 0 4 को, ये पेयर का पेयर नीचे उतरा। यहां पे हम लिखेंगे इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, जिसको जिससे मल्टीप्लाई करा उसका सम कर दो, जिसको जिससे मल्टीप्लाई करा उसका सम कर दो। तो 2 + 2 होता है 4, ठीक है। 4 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जो कि मान लो मेरे को कोई ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से, दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को क्या मिल जाए? मेरे को 4 मिल जाए। कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या? 4 है ना मेरे पास, यहाँ पे पहले वाले 0 को ही लेते हैं, तो यहाँ पे 4 है। तो 4 इंटू करके क्या नंबर बनाऊं मैं? कौन सा नंबर लूं? एक ही नंबर लेना, यहां और यहां एक नंबर लेना जिससे कि 4 मिले। कोई नंबर नहीं हो सकता। मान लो मैं यहाँ पे 1 भी ले लूं, तो 41 × 1 जो होता है वो 41 के बराबर होता है। 41 × 1 41 के बराबर होता है, 2 डिजिट बन रहा है। तो हमें कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है ऐसा जिसको मैं 4 के बगल में रख के ऐसे मल्टीप्लाई करूं और 4 मिल जाए। तो कोई नंबर नहीं मिलता तो मैं 0 ले लेता हूं। तो 40 × 0 इज 0, तो 40 × 0 इज 0। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 0 गए 4, पेयर, अगला पेयर नीचे उतरेगा, पर उससे पहले डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया, तो आ गया 41, ठीक है। अब किसको? अब यहां पे क्या लिखेंगे? जिसको जिससे मल्टीप्लाई करा, तो 40 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो उसका सम, तो 40 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 40 + 0 वो तो 40 बच गया। अब कोई एक ऐसा नंबर चाहिए मेरे को,
अब कोई एक ऐसा नंबर चाहिए मेरे को जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं और वापस से क्या मिल जाए, 441 के अराउंड मेरे को कुछ मिल जाए, या तो 441 मिल जाए या उससे छोटा मिल जाए। तो अगर मैं 401 इंटू 1 करूं, अगर मैं 401 इंटू 1 करूं तो मेरे को मिल जाएगा 401। अगर मैं 402 इंटू 2 करूं तो दो अगर मैं ले लूं तो 402 इंटू 2 तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 804 बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है तो मैं एक ही लूंगा, तो 401 इंटू 1 लूंगा तो बन जाएगा 401। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 401 इंटू 1, तो ये बन गया 401। यहाँ से आ गया माइनस हुआ, ये 1 -1 0, 4 -0 40। ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों को, क्योंकि ये 8th की चीज़ है, 8th में आपने पढ़ी थी ढंग से, उस समय की चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं लेनी, 5 मिनट की कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, सर्च करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको वीडियोस मिलेंगी, 3-4 एग्जांपल करोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है जी, ये हमने करा, तो इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 401 प्लस 1 करना है, तो हो गया 402। 402 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लूं जिससे 40 बन जाए, नहीं बनेगा, बहुत छोटा है 40 तो आगे वाले दोनों जीरो उतार लूंगा मैं, अब भी नहीं बनेगा तो मैंने जीरो लिया, तो 4020 इंटू जीरो, तो यहाँ पे बन गया ये जीरो, तो अब ये बन जाएगा यहाँ पे 4000। वापस से मैं क्या करूंगा, ये 4020 में जीरो ऐड करूंगा तो यही बनेगा, एक और नंबर चाहिए होगा मेरे को, और मैंने ऊपर से 2 पेयर वापस उतारे इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, इंटू 9 करूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा इंटू 9। अब मेरे को ज्यादा कोई चाहिए तो मेरा आ रहा है 201.10, इस तरह से 999 करता हुआ जाएगा, मतलब कि 20.11 जो है ये हमारा आंसर होगा। 20.11 इसका स्लांट हाइट होगी, 21.11 सेंटीमीटर इसकी स्लांट हाइट होगी। हिल गए भैया, भैया समझ में नहीं आ रहा, भैया नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, भैया नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, चलो एक और क्वेश्चन। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपने शायद 8th क्लास में उसको सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से समझना, देखना, लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे मुश्किल है, वहीं पे बच्चे अटकते हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना, बताओ इसका करके देखो, आप करके देखो इसका 17424, इसका आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है मेरी जान, लॉन्ग डिवीजन मेथड करता है पेयर करते हुए चलो राइट से लेफ्ट, तो पेयर करा ये और एक सिंगल बच गया। अब एक ऐसा नंबर लो, पहला तो सिंगल बचा है, तो एक ऐसा नंबर लो जिससे जो 1 या 1 से छोटा हो, एक ऐसा स्क्वायर लो या जो 1 या 1 से छोटा हो, तो 1 ही होगा वो, तो 1 1 जा 1, क्या बचा, माइनस करके 0 बचा। जिनको मल्टीप्लाई करा उनको ऐड कर दो, तो 1 + 1 = 2, पेयर ऊपर से नीचे उठा रहा 74। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर लूं जिससे मैं यहां और यहां लिखूं, और मल्टीप्लाई करके मेरे को 74 या उससे छोटा कोई आ जाए, कौन सा ले सकता हूं मैं। देखो यहां पे अगर मैं लूं 2 लूं, अगर दोनों तरफ 2 लूं तो 22 इंटू 2 कितना बन रहा है, 22 इंटू 2 बन रहा है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 44। मान लो मैंने 3 लिया तो 23 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 बन रहा है, छोटा है। ठीक है, अभी भी छोटा मिल रहा है हमें, 4 मिलने से छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, तो यह 96 बन रहा है। ठीक है, 4 नहीं लेना मेरे को, तो मैं 3 लूंगा, तो 23 इंटू 3 ले लूंगा मैं, 23 इंटू 3 क्या मिल रहा है मेरे को, 69 मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 5 बच गया, क्या लेंगे हम, 24 लेंगे। 23 + 3 26, 23 + 3 26। कौन सा ऐसा नंबर लूं जिसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं ऐसे, तो मेरे को 524 मिल जाए, 2 2 जा 4 होता है, तो मेरे को शायद 2 से मिल जाए यहाँ पे, तो मैं 26 2 इंटू 2 ऐसे करूं, तो 2 2 जा 4, 6 दूनी 12, 2 2 जा 4 5, तो मेरे को मिल गया यहाँ पे ये 2, तो 262 2, ये बन गया 524। पूरा का पूरा हो गया डिवाइड, मतलब कि 0 रिमाइंडर मिला में, तो मतलब कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 17424 है वो जो होगा वो इक्वेशन होगा 132, होगा ये 132। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, बहुत बच्चे बीच बीच में जाना शुरू करेंगे, मेरे को पता है। ठीक है, ये बहुत बच्चे बीच बीच में दम छोड़ना शुरू करेंगे कि भैया नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझ में आएगा। ये आपने 8th में पढ़ी है, मैं तो आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं कैसे करते हैं। तो जिसको आता है उसके लिए रिवीजन हो गया, जिसको नहीं आता है समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है 5 मिनट की वीडियो देखना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूट्यूब पे मिलेगी, उससे समझ में आ जाएगा। गॉट इट। ठीक है, इस तरह से हम कर रहे होते हैं। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो मैं 8th में बह गया थोड़ा सा आपके लिए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन था कि हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है पहले तो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक भुट्टा है, इस भुट्टे के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं, तो बताओ इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा उस सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने होंगे। जो हमेशा देखो, एक बात और समझ लो, ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात है, जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है,
स्क्वायर में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, ऐसे क्यूब में होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। यहाँ भी जो आप एरिया निकालोगे पाई आर एल करके, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 दाने हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आप यहाँ से पाई आर एल से निकालोगे, उसमें कितने दाने होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने एल निकाल लिया। अब करें यहाँ पे हम पाई आर एल, तो हो जाएगा पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो 22/7 ले लेते हैं। रेडियस हमें क्या दे रखा है, 2.1 दे रखा है। एल क्या निकला हमारा, 20.11 निकला। ठीक है, ये हमारा एल निकल गया। ठीक है, इसको हम नीचे ले लें 10, तो ये बन रहा है 7 3 21, 7 3 21, तो ये बन रहा है 3 2 6 66 इंटू 20.11 डिवाइड बाय 10, कुछ ऐसा बन रहा है। इसको करो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 5309.04। नहीं, ये तो तुम आंसर बता रहे हो, 531। ये तो तुम आंसर बता रहे हो मेरी जान। कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया आ रहा होगा तुम्हारा, यही सही बोल रहा है एक बच्चा, कृष्णा ने शायद, कृष्ण लाल, 132.726, 6 है ना, 6 हो गया अपना, और 0 और 6 12, ठीक है। तो ये हो रहा है अपना 6 6 6 6 6 0 0 6 12, ठीक है। और बाद में भी ये कुछ ऐसे बनेगा 6 6 0 2 1, ठीक है। तो 6 6 12 6 7 3 ये 2 ये 3 1 132.76, ठीक है। 130 क्या आ रही है, 2 यहाँ पे और 1 3 0, 132.726, 132.726, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आया, कर्व्ड सरफेस एरिया आया। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 हैं, तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, उसमें होंगे 132.726 इंटू 4, इतने दाने होंगे। तो ये हमारा जो निकल रहा है वो निकल रहा है कितने दाने निकल रहे हैं, 132 हाँ दाने बताओ, दाने कितने आ रहे हैं, 530.904 कुछ आ रहा होगा यहाँ पे, तो 530.904 इतने दाने हैं। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 531 जो ग्रेन्स हैं वो हमारे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए मेरी जान, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वापस से एनालाइज करो। देखो कैलकुलेशन आप सब कर लोगे, आप में बहुत दिमाग है, मेन चीज है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक भुट्टा है, उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं, तो बताओ पूरे में कितने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, इसका एरिया निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 हैं तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 132 इंटू 4, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब। एक कॉनिकल टॉम्ब है, मेरे को क्या पता क्या है टॉम्ब, बोला हुआ है कॉनिकल है तो ठीक है जी, कॉनिकल होगा कुछ। तो एक कॉनिकल टॉम्ब है, इसका हमें क्या दे रखा है, स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर आर 25 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। तो स्लांट हाइट इसकी 25 दी है, 25 मीटर, एंड इसका डायमीटर जो है, डायमीटर 14 दिया है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो होता है 14/2, तो होता है 7। तो यहां से इसका जो रेडियस है वो 7 मिला हुआ है हमें जी, 7 सेंटीमीटर रेडियस हमें 7 मिला हुआ है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके कर्व सरफेस एरिया को हमें क्या करना है, पेंट करना है। 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 210 रुपए लगते हैं। क्या बोला है, देख लो वापस से यूनिटरी मेथड देखो। 100 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है मीटर स्क्वायर की बात करिए। 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए रुपीस लगते हैं 210। तो यूनिट को कितने लगेंगे, यूनिटरी मेथड होता है हमेशा पहले यूनिट का निकालो। 100 को अगर 210 लग रहे हैं तो एक को कितने लगेंगे, 210/100। तो अब जो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सीएस से जो भी निकालेंगे उसका क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि पहले कर्व सरफेस एरिया निकालने, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका पाई आर एल होगा। पाई की वैल्यू क्या दी है, 22/7 मान लो, नहीं दी होगी तो 22/7 ले लो, 3.14 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। आर की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, एल की वैल्यू हमें 25 दे रखी है। ये गया 25 इंटू 22, देख लो बिल्कुल बच्चों की तरह 25 इंटू 22 करो जी। 5 2 10, 2 2 4 1 5 इंटू 5 2 10, 2 2 4 1 5, 0 5 5, तो ये हो गया 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हमेशा स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। तो हो गया 550 मीटर स्क्वायर। वापस से यूनिटरी मेथड देखो मेरी जान, 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 210 रुपए लगते हैं, तो यूनिट को कितने लगेंगे, 210/100। तो 550 को कितने लगेंगे, 550 को मीटर स्क्वायर को कितने लगेंगे, 550 इंटू 210/100 ये लगेगा।
तो ये गया इससे, ये गया 0 इससे, तो 55 इंटू 21, 55 इंटू 21 हमें करना है। तो 21 इंटू 55 अगर हम करें तो बन रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इंटू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बन रहा है 5 5 1 1। तो मतलब हमारे 1115 रुपए, 1155 रुपए जो हैं ये हमारे लग रहे होंगे, 1155 रुपए हमारे लग रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, 1155 रुपए हमारे लग रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, 1000 क्या ब्लर आ रहा है क्या? मेरे को तो सही दिख रहा है, मेरे को सही दिख रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से हम ये सवाल कर रहे होंगे, इजी पीजी है, इजी पीजी है। नेक्स्ट पे आते हैं। बोला गया है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन, तारपुलिन होता है एक, तारपुलिन क्या होता है? तारपुलिन एक कपड़ा होता है, एक तारपुलिन एक कपड़ा होता है, कपड़े का रोल होता है ना, कपड़े का रोल, जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर। तो एक कपड़े का रोल होता है ना, ऐसे ऐसे रोल, ऐसे रोल मान लो, एक कपड़े का रोल होता है, उसको ऐसे खींचते जाते हैं तो बहुत सारा कपड़ा निकलता है, ऐसे खींचते जाते हैं। तो ये जो रोल है इसकी हमें दे रखी है विड्थ 3 मीटर की, इसकी विड्थ दे रखी है हमें 3 मीटर की। ठीक है, ये जो कपड़े का रोल है, इस रोल में से कपड़ा ऐसे निकल जाता है बाहर को, तो इसकी विड्थ हमें 3 मीटर दे रखी है। हमें पूछा है कितनी लेंथ चाहिए होगी इस तारपुलिन कपड़े की, कितनी लेंथ चाहिए होगी इस तारपुलिन कपड़े की, ये हमसे पूछा है। टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है जी। टेंट के बेस में तो कुछ नहीं रखते हम, टेंट तो सिर्फ ऊपर से लगाते हैं, बेस में तो जमीन ही होती है, तो बेस में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ साइड साइड से टेंट बनाना है। तो हमें एक टेंट बनाना है, इस टेंट को बनाने के लिए हम एक तारपुलिन का कपड़ा लेंगे। ठीक है, ये कपड़ा होता है ऐसे, ये कपड़ा होगा अपना तारपुलिन का। ठीक है, ये हमारा कपड़ा होगा तारपुलिन का। तो हमें बताना है कितनी लेंथ हम इसमें से यूज करेंगे। एक रोल रखा होगा, इस रोल की हमें विड्थ दे रखी है 3, बताओ कितना खींच के हम कितनी लेंथ लेंगे, और उतनी लेंथ लेके काट देंगे। तो बोला गया है एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट है 8 मीटर। ठीक है, इसकी जो हाइट है ये 8 मीटर दे रखी है, इसकी जो बेस का रेडियस है वो 6 मीटर दे रखा है जी। ठीक है जी। Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage is approximately 20 सेंटीमीटर। देखो यहां पे सेंटीमीटर लिखा है, यहां पे ये मीटर दे रहे हैं, यहां पे ये मीटर दे रहे हैं, यहां पे भी ये मीटर दे रहे हैं। तो जब इन्होंने 3 जगह मीटर दिया, एक जगह सेंटीमीटर दिया है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। सबको एक में रखो, या तो सबको मीटर में कर दो या सबको सेंटीमीटर में कर दो। हजार बच्चों की भीड़ छट चुकी है, 11-12 हजार से हमने शुरू करा था, 2000 की भीड़ छट चुकी है। देखते हैं आखिर तक कितने बच्चे रुकेंगे। मुश्किल चीजें सबसे नहीं हो पाती, आखिरी तक जो रुकेगा वो बच्चा फोड़ के आएगा। देखो मेरी जान, 3 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, तीनों मीटर में दिए हैं, एक इन्होंने सेंटीमीटर में दे दिया। तो हम या तो सबको मीटर में कर दें या सबको सेंटीमीटर में। अब इन 3 को सेंटीमीटर में करें, इससे बढ़िया इसको 1 मीटर में कर देते हैं। तो 20 सेंटीमीटर को हम लिख देंगे 20/100 मीटर, मतलब हो गया 0.2 मीटर। तो बोला गया है कुछ कपड़ा जो होगा 0.2 मीटर जो कपड़ा होगा उसको तो मान ही लो खराब होगा, मतलब कि ये जो लेंथ हमने मानी है इसके अलावा 0.2 जो होगा, इसके अलावा 0.2 मीटर जो होगा वो तो मान ही लो वेस्ट होना है। तो ये ऐड करके बताना जी, समझ में आ रही मेरी बात? ये जो कपड़ा हमने लिया जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर, हमें लेंथ बतानी है कितनी यूज होगी, और बोल दिया कि 0.2 मीटर तो मान ही लेना, हमने एक्स्ट्रा ले लिया जो कि इसकी जब हम स्टिचिंग कर रहे होंगे तो कटिंग वटिंग कर रहे होंगे उसमें वेस्ट होगा। तो हमें टोटल बताना लेंथ प्लस 0.2 करके। एक तो हमने 0.2 मान ही लिया, खराब होना है, एक लेंथ आप निकालो और टोटल आंसर बताओ। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा भाई, क्योंकि 0.2 भी तो तुम खींचोगे ही, 0.2 भी तो तुम एक्स्ट्रा ले ही रहे हो। अब उन्होंने बोल दिया 0.2 है वो बात अलग है, पर हमने 0.2 भी तो खींचा, तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा हमारा L प्लस 0.2 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, देखना ये कोन है, ठीक है, इस कोन को बनाना है इस कपड़े से, तो इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया बनाना है। तो मतलब कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, इस कोन का एरिया होगा ना, क्योंकि एरिया से ही तो बनेगा भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब साइड का एरिया, वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोन का वो होगा बराबर एरिया ऑफ क्लोथ के, वो होगा एरिया ऑफ क्लोथ के बराबर। भाई जितना एरिया ऑफ क्लोथ, मतलब जितना जितना हम ये क्लोथ यूज कर रहे हैं उसी क्लोथ को हम यहां पे फेर देंगे। जिस एरिया का क्लोथ वो एरिया का साइड में बन गया कौन, टेंट बन गया। तो मतलब दोनों का एरिया बराबर होगा। ये जो एरिया में यहाँ पे ये जो एरिया है क्लोथ का, वही एरिया से तो हमारा बन रहा है कौन, तो मतलब दोनों एरिया बराबर होंगे। इसी वाले कपड़े को तो यूज करके ये बनाया, तो दोनों के एरिया बराबर होंगे, तो हमने दोनों के एरिया बराबर कर दिए। मतलब कि πr_l जो होगा वो होगा इसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ठीक है जी। तो πr_l, L क्या है हमारा, L क्या है हमारा स्लांट हाइट निकालनी है हमें। तो L जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 100
जो कि बन गया 10 मीटर। तो पाई मतलब 22/7, नहीं बोला गया 3.14 लो, बोला है ना क्वेश्चन में 3.14 लो, इनटू रेडियस कितना दिया मेरी जान 6, लेंथ कितनी दिया हमें, लेंथ मतलब स्लांट हाइट कितनी दिया 10, बराबर एल इंटू बी, एल ही तो हमें निकालना है, ये एल ही तो निकालना है, ये एल ही तो निकालना था हमें, एल इंटू बी क्या है, इंटू बी क्या है, ये मैंने यहाँ पे कैपिटल एल ले लिया क्योंकि स्मॉल एल जो होता है वो स्लांट हाइट होती है, कंफ्यूजन मत करना, ये कैपिटल एल है, इंटू ब्रेड्थ क्या दिया हमें, वेट क्या दिया 3, तो देखो 3 दूनी 6, तो यहां से लेंथ जो मिल रही है हमारी वो मिल रही है ये इंटू 10, तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6.28 इंटू 10, तो लेंथ जो यहां से मिल रही है हो रही है 62.8 मीटर की। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 62.8 प्लस 0.2 मीटर, तो हो गया 63 मीटर। 63 मीटर जो होगा, 63 मीटर जो होगा ये हमारा आंसर होगा, 63 मीटर जो होगा ये हमारा आंसर होगा। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है, समझ गए। अब रिपीट करते हैं, वापस से समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को वापस समझते हैं। देखो मेरी जान, मैसेज मत करो, मैं आपको कर रहा हूं ना, रिपीट कर रहा हूं यार, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, वापस से बोल रहा हूं, जितने बच्चे बैठे हैं, मेरे को पता है इस समय बहुत पैनिक हो रहा होता है, अगर छोटी सी चीज नहीं समझ में आ रही होती, दिमाग में होता है अरे यार भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, भैया क्या करें, भैया क्या करें। जब पूरी क्लास एंड हो जाएगी ना, इसके नोट्स आपको मिलेंगे, जब आप वापस से इसको नोट्स को रिवाइज करोगे, क्लास एंड होने के बाद बस एक काम करना मेरी जान, कि आपको जो भी चीज यहाँ पे करवाई जा रही है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उसको आप खुद सॉल्व करना, एक बार ऐसे छिपा के सॉल्व करते हैं ना, आंसर छिपा के सॉल्व करते हैं, खुद करना। आप देखोगे इतनी बड़ी चीज थी भी नहीं जो मैं परेशान हो रहा था, इतनी बड़ी चीज थी भी नहीं जो मैं परेशान हो रही थी, पर आराम आराम से जब सॉल्व करना, अभी पूरा फोकस करो, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, उतना नोट करो, समझो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे भीड़ छट्टी दिखेगी, 12,000 बच्चे थे 10,000 रह गए, अब आखिरी तक जाके जाके देख लेना 2-3 हजार बच्चे रहेंगे, वो 2-3 हजार जो होंगे ना वो असली वॉरियर होंगे, वो असली होंगे जंग वाले बच्चे। तो इसलिए डटे रहना है, ध्यान से सुनना है, समझ में आएगा। बोला गया एक कोन है, एक टेंट बनाना है, टेंट बनाने के लिए कपड़ा यूज होना है, इस कपड़े की लेंथ बता दो जी, विड्थ हमें दे रखी है, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर। तो हमने कहा भाई जितना एरिया कपड़े का लगेगा, भाई अगर यही कपड़ा यूज हो रहा है बनाने के लिए, तो इस कपड़े का एरिया और इस कोन के कर्व सरफेस एरिया बराबर होगा, क्योंकि टेंट में बेस तो जरूरत नहीं होती, इसलिए कर्व लिया हमने। टोटल इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेस की जरूरत नहीं होती, बेस में तो जमीन होती है, कर्व्ड लिया हमने। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा हमारा, इसका पाई आर एल, वो किसके बराबर होगा, वो इस वाले कपड़े के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि यही कपड़ा तो उठाया, ये कपड़ा पूरा उठाया और उसको तोड़ मरोड़ के हमने क्या करा, इस टेंट को बना दिया। तो दोनों का एरिया बराबर होंगे, दोनों का एरिया बराबर होंगे, बस दोनों के एरिया बराबर करें, एरिया बराबर करते हमें लेंथ मिल गई। इन्होंने बोला है जो लेंथ मिलेगी ना उसमें 0.2 मीटर भी ऐड करके बताना, क्योंकि 0.2 मीटर हम मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत काट पीट में, स्टिचिंग में, मार्जिन में, वेस्टेज में जाएगी। इन्होंने बोल दिया हमें कि 0.2 मीटर जो है ये वेस्टेज को ऐड करना, वेस्टेज को ऐड करना, ये हमें बोल दिया इन्होंने। तो हमने क्या करा कि हमारा जो लेंथ निकली उसमें इन्होंने बोला था 0.2 ऐड कर दो, हमने सिंपल ऐड करा, 63 मीटर का हमें कपड़ा चाहिए होगा। गॉट इट? ओके जी, ओके। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े मेरी जान। ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुमने क्वालिटी थोड़ी लो कर रखी होगी, मेरे को तो बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो देखो मेरे फोन में बिल्कुल सही दिख रहा है, देखो दिखाऊं, देखो देखो देखो, मेरे फोन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मेरे को मेरे फोन में। तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है, अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन की, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ कोन कि पाई आर एल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस। पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब कोन कितनी जगह लेगा, कोन कितनी जगह लेता है वो हमारा वॉल्यूम है। उसका फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमें याद रखना है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पाई मतलब, पाई तो आपको पता है, पाई पाई जोड़ के हमारी पाई बनती है। आर मतलब रेडियस ऑफ बेस, और एच मतलब जो हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, ये आपको पता है। क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, तो हमें दे रखा है एक राइट सर्कुलर कोन है हमारा, एक राइट सर्कुलर कोन है हमारा, इसकी जो हाइट हमें दे रखी है मेरी जान वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर की। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है ये हमें दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 पाई हमें दे रखा है इसका वॉल्यूम।
फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, इस बेस का डायमीटर निकालो। रेडियस नहीं पता रखा तो अगर हम रेडियस पता कर लें तो डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। वॉल्यूम दे रखा है, हाइट दे रखी है, बोल रखा है कि डायमीटर निकालो, हमने कहा रेडियस पता चल गया तो ट्वाइस ऑफ रेडियस कर देंगे। तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह भी याद करा हमने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई, पाई से पाई गया। एच की जगह हम एच की वैल्यू रखते हैं तो आर स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, एच की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 48, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर आ रहा है 16, तो आर की बराबर आ गई 4, भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आर की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ आर, क्योंकि डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा, तो ट्वाइस इंटू 4 मतलब 8 सेंटीमीटर जो होगा ये होगा डायमीटर ऑफ दिस कोन। तो इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, समझ गए भैया? सुन तो लो ना प्लीज, समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा मेरी जान, क्या नहीं समझ में आ रहा? इतने धीरे धीरे तो पढ़ा रहा हूं मैं। क्या सेंटीमीटर क्यूब है? अरे लो यार, तुम इतना परेशान होते हो भाई इतनी चीजों में, लो हो गया, हो गया, आ गया। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला लगाया, वो हमें दे रखा है, आर की वैल्यू निकाली, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है एक कॉनिकल पिट है, ठीक है जी, जिसका टॉप, पिट मतलब क्या होता है, पिट मतलब मान लो जैसे अरे क्या बोलूं, ग्राउंड मान लो, ग्राउंड, ग्राउंड में क्या होता है, रेत पड़ा होता है अपना, है ना, मिट्टी पड़ी होती है, तो मिट्टी में से स्कूप बना दो, कोनिकल स्कूप, है ना, ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ग्राउंड होता है, खेलने का ग्राउंड जो होता है वो मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी में हमने क्या करा, ऐसे कोनिकल एक स्कूप निकाल लिया, ठीक है जी। तो हमें पूछा है कि एक कोनिकल पिट बना दी इन्होंने, ऐसी कोनिकल पिट बना दी, ठीक है, ऐसे बना दी। इसका टॉप का जो डायमीटर हमें दे रखा है वो दे रखा है 3.5, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 3.5 डिवाइड बाय 2 मीटर। 12 मीटर डीप है, मतलब हाइट जो है उसकी 12 मीटर है, ये हमारी हाइट दे रखी है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स? भैया ये किलोलीटर क्या होता है, देखो इन्होंने कुछ नहीं कर रखा। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम। बोला वॉल्यूम बताओ किलोलीटर में, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है, इतना समझ लो बस। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, तो आपका जो आंसर निकलेगा ना मीटर क्यूब में, उतना ही किलोलीटर आपका आंसर होगा, कुछ चेंज नहीं करना, बस इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख दिया किलोलीटर। तो आपका मान लो x मीटर क्यूब निकला, तो x किलोलीटर आपका आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए जो भी आपका आंसर निकलेगा उतना ही किलोलीटर आपका आंसर होगा, कुछ नहीं करना, बस मीटर क्यूब की जगह किलोलीटर लिखना है, इतना इन्होंने करा है, ठीक है, करो, करते हैं। वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना मीटर क्यूब, क्योंकि सब चीज मीटर में है तो मीटर क्यूब लेंगे, वॉल्यूम में क्यूब आता है, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या ले ले, 22/7 ही ले लेना, क्योंकि नहीं दे रखी है हमें। आर स्क्वायर मतलब 3.5/2 का स्क्वायर, 3.5/2 का स्क्वायर मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2 लिख दूं मैं आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है, आर इंटू आर, तो मैंने 3.5/2 इंटू 3.5/2 लिख दिया, इंटू एच क्या दे रखा है जी हमें, 12 दे रखा है, बढ़िया। देखो यहां से हटाएगा 0 आएगा, यहां से हटाएंगे 0 आएगा, 7 5 जा 35, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 से गया 5, ठीक है, हाँ जी, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बच गया हमारे क्या क्या, 11 बच गए, 35 बच गए और नीचे 10 बच गया, तो 11 इंटू 35/10 ये हमारा आंसर है जी, ठीक है। 11 इंटू 35 कर लें, बिल्कुल बजे से करो, बच्चों की तरह करो, 1 3 5 3 5 5 6 5 6 7 8 3, तो 385/10 मतलब कि 38.5 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ रहा है। पर इन्होंने हमसे आंसर मीटर क्यूब में नहीं पूछा, हमसे पूछा किलोलीटर में क्या होगा। जब 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर होता है तो 38.5 मीटर क्यूब क्या होगा, 38.5 किलोलीटर होगा। तो जो हमारा कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम जो होगी, अब इन्होंने कैपेसिटी नाम दे दिया, कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही बात होती है, तो कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम जो होगी वो होगी 38.5 मीटर क्यूब की जगह क्या लिख दो, बस किलोलीटर लिख दो, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी। 38.5 जो है, 38.5 जो है ये हमारा आंसर आएगा, इतना किलोलीटर जो होगा ये हमारा आंसर होगा, ठीक है मेरी जान, ठीक है। मैं आज की क्लास में थोड़ा सा मजाक वजाक कम कर रहा हूं क्योंकि आपके पेपर बिल्कुल सामने हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा आपका टाइम ऐसा निकालूं जिससे आपका
आपको ये लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मजाक कम रहेगा, बट मस्ती होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। भैया कैलकुलेशन को इजी कैसे करें? कैलकुलेशन इजी करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऐसे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करो जैसे मैं कर रहा था। आराम आराम से करो, कोई भागा दौड़ी मत करो, कोई जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से करो। आराम आराम से करोगे आंसर सही आएगा। जल्दीबाजी करोगे कि जल्दी जल्दी मैं 20 सवाल कर लेता हूं, अरे जल्दी जल्दी वाले 20 सवाल से बढ़िया मेरी जान एक अच्छा सवाल कर ले, एक सही सवाल कर ले। हमेशा एंड तक आंसर निकालो, सबसे बेस्ट तरीका है। ये मत सोचो कि भैया फॉर्मूले तो याद है आखिरी में करके चले जाएंगे, नहीं 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 नहीं, एंड तक हमें आंसर निकालना है। ठीक है, ठीक है। कितने बजे तक चलेगी क्लास मुझे भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता मेरी जान, मेरे को भी नहीं पता कितने बजे तक चलेगी। जब तक सारी स्लाइड्स नहीं खत्म होंगी जब तक क्लास चलेगी। अब वो 2 बज सकते हैं, 3 बज सकते हैं, 5 बज सकते हैं, मुझे नहीं पता। आप पूरी शिद्दत से पढ़ो, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहो, मजे करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और बताओ, नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, डिनर का ब्रेक दे दो। मैंने भी नहीं करा, मैंने भी नहीं करा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों साथ में चलेंगे करने डिनर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी जिसकी साइड्स हमें ये दे रखी है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो कुछ ऐसी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कुछ इस तरह का ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या बना दिया यार, ये अच्छे ट्राइंगल बना लो यार। अरे सीधी लाइन बन जा, हाँ बन गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 5, 12, 13। ठीक है, तो मान लो ये 13 होगी, ये 12 होगी, ये 5 होगी। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होती है तो इसलिए मैंने 13 हाइपोटेन्यूज ले ली, 12 ये ले ली, 5 ये ले ली। इट इज रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब कि मान लो ये 12 सेंटीमीटर जो है इसके अराउंड इसको रिवॉल्व कर दिया ऐसे। ठीक है, मान लो इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ये जो 12 सेंटीमीटर इसको फिक्स कर दिया और इसको घुमा दिया ऐसे। ठीक है, जो 13 वाला है ना, इस 13 को भाई 12 के अराउंड रिवॉल्व करा है, तो 12 वाले को मान लो फिक्स कर दिया, तो फिक्स कर दिया तो ये ऐसे घूमेगा इसके अराउंड, ये 13 वाली साइड जो है ये इसके अराउंड ऐसे घूमेगी। समझ आ रहे हो, थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हो? भाई इस वाली डंडी को मैंने फिक्स कर दिया, पकड़ लिया और इसको ऐसे घुमा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो 13 वाली साइड है ये ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे घूमेगी। तो जब ये ऐसे घूमेगी, जब ये ऐसे घूमेगी, जब ये ऐसे घूमेगी, जब ये ऐसे ऐसे साइड ये घूमेगी, ऐसे घूम रहेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो ये जो घूमेगी ये कोन नहीं बना देगी एक तरह से, ये कोन नहीं बना देगी। समझ रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो? इसको पकड़ लिया और इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे पकड़ के साइड वाले को ऐसे घुमा दिया पूरा। तो इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घूमते 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 कौन बन जाएगा, कौन बन गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ये जो कोन बन रहा है ऐसे घूमने के बाद इसका वॉल्यूम बता दो। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी, आर है 5, तो 5 इंटू 5, आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू एच क्या है 12। इसका कैलकुलेशन करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। ऐड आ रहे हैं यार, शिट, मेरे को पता नहीं था यार, ये ऐड जो होते हैं ना ये यूट्यूब पे अपने आप ऑन हो जाते हैं। मैं बंद कर देता हूं, कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिया जी ऐड। सो सॉरी यार, मेरे को यार आइडिया नहीं था, मेरे को आइडिया नहीं था मेरी जान, सो सॉरी। मेरे को पता है तुम्हारे पास टाइम बहुत कीमती है, सो सॉरी, मेरे को आइडिया नहीं था। वो ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं कई बार ऐड, जब भी कोई वीडियो डलते हैं मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी यार, सो सॉरी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब 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 क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये हमारा आंसर होगा वॉल्यूम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, कोन हमारा खत्म हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कोन के बारे में कि एक कोन जो होता है, एक कोन जो होता है, इस कोन की होती है रेडियस, ये होती है हाइट, ये होती है स्लैंट हाइट। इसका अगर मैं कर्व सरफेस एरिया पूछूं आपसे तो होता है पाई आर एल। इसका मैं आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछूंगा तो होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसका मैं आपसे अगर वॉल्यूम पूछूंगा तो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो एरियाज होते हैं वो हमेशा स्क्वायर में होते हैं और जो वॉल्यूम होती है वो हमेशा क्यूब में होती है, यूनिट क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, इस तरह से होती है। ये हमें पढ़ा हमने कोन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। भैया स्फीयर क्या होता है, स्फीयर होता है मेरी जान बॉल, बॉल देखिए ना, बॉल, बॉल को हम कहते हैं स्फीयर। तो एक स्फीयर होता है अपना कुछ इस तरह का, 3D वाली बॉल, 3D में बॉल जो होती है, तो 3D में बॉल को मैं इस तरह से बना देते हैं हम, ठीक है ना, इस तरह से 3D की बॉल को बना देते हैं। ठीक है, तो ये स्फीयर होता है अपना, इसका कुछ रेडियस होता है अपना, ये आर रेडियस होगा, ये इसकी आर रेडियस होगी। हेमिस्फीयर मतलब इस बॉल को बीच में से स्लाइड कर दिया, बीच में से स्लाइस कर दिया बॉल को, बीच में से स्लाइस कर दिया बॉल को। तो बीच में से जब स्लाइस कर देंगे बॉल को तो कुछ ऐसी बन जाएगी, बीच में से स्लाइस कर देंगे बॉल को तो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये बन गया हमारा हेमिस्फीयर। इसे हम क्या देंगे,
इसे हम कह देंगे हेमिस्फीयर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। विजुअलाइज कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, बॉल है, बॉल को बीच में से स्लाइड कर दिया, स्लाइड कर दिया तो हेमिस्फीयर बन गया। अब हमें क्या करना है, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब स्फीयर और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो मेरी जान, ये जो स्फीयर है, पूरा वाला स्फीयर है, इसका कर्व्ड भी वही होगा, टोटल भी वही होगा। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो कर्व्ड होगा सिर्फ साइड ऊपर ऊपर वाला, नीचे तो बेस एक प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है। कर्व्ड मतलब सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट, तो कर्व्ड वाला पार्ट यहां पे तो सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे तो एक सर्कल लगा है, तो यहां पे तो सिर्फ ऊपर वाला जो होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि नीचे एक मान लो सर्कल चिपक गया नीचे, तो ऊपर होगा सिर्फ कर्व्ड। पर ये तो पूरा का पूरा कर्व्ड है, तो इसका चाहे मैं कर्व्ड बोलूं, इसका चाहे मैं टोटल बोलूं, दोनों एक ही होंगे। इसका चाहे मैं कर्व्ड बोलूं, इसका चाहे मैं टोटल सरफेस एरिया एक ही होंगे, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका चाहे मैं कर्व्ड बोलूं या टोटल बोलूं, सारा ही कर्व है, तो वही कर्व होगा, वही टोटल होगा। इसका जो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होगा, वो होगा इसका आधा। तो ये पूरा कर्व था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कर्व जो था वो था कर्व्ड भी वही, टोटल भी वही, क्योंकि सारा ही कर्व हो रहा है, सारा ही कर्व हो रहा है, सारा ही कर्व हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ ऊपर वाला कर्व है, तो इसको हमने आधा करा, तो ऊपर वाला जो आधा बचा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दिया ना हमने, 4 पाई आर स्क्वायर जो इसका कर्व था उसका आधा कर दिया हमने, तो वो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका टोटल हो गया, इसका कर्व एक ही हो गया। इसके अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मतलब एक तो ऊपर का कर्व, एक तो ऊपर का कर्व, एक नीचे से जो हमने सर्कल चिपका दिया उसको भी ऐड करो, मतलब कि टोटल जो होगा इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस में क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर। अरे समझ पाए, अरे समझ पाए, अरे समझ पाए क्या भैया, भूख लग रही है, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर क्या करें, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी तो मजा आएगा। पढ़ाई करने से ही मजा आता है, बिना पढ़ाई करे किसी को समझ में नहीं आएगा। जिस दिन पेपर होगा उस दिन भूख मिट जाएगी अगर बेटा पढ़ाई नहीं करी तो, इसलिए पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी। भूख भूख सब साइड में भूल जाओ, पढ़ाई करोगे तभी मजा आएगा। चलो बेटा शुरू हो जाओ, पढ़ाई करो। ओके भैया, ठीक है भैया। यहाँ पे देख लो भैया, इसका जो टोटल है और इसका जो कर्व है दोनों बराबर हैं। इसका जो कर्व है वो है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा, और इसका जो टोटल है वो है कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है हमारा, एरिया ऑफ बेस है सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, जल्दी जल्दी। तुम्हारे जो सीनियर है ना वो इस आवाज को ओगी ओगी बोलते हैं बहुत, जो 10th वाले बच्चे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। डिनर ब्रेक नहीं मिलता बेटा, पढ़ाई होती है बस। तो स्फीयर का टोटल भी वही, कर्व्ड भी वही। इसका कर्व्ड, इसका आधा, भाई इसका कर्व जो होगा वो इसके कर्व का आधा होगा, और इसका टोटल क्या होगा, कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये 3 फॉर्मूले में याद रखना है, ये और ये। खाली ये भी याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये याद रखा, इसका आधा करा तो ये मिल गया, और उसमें एरिया ऑफ बेस ज्वाइन कर दिया तो टोटल मिल गया। और टिट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ सवाल करा जाए। तो बोला गया एक हेमिस्फेरिकल डोम है एक बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग का डोम। डोम मतलब समझ में आ रहा है, डोम मतलब समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा होता है ना डोम, गुंबद, गुंबद होता है ना ऐसा। तो ये जो डोम है ये हेमिस्फेरिकल है, इसको हमें पेंट करना है, तो इसको पेंट करेंगे ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से पेंट करेंगे, इसके कर्व वाले एरिया को पेंट करेंगे, इसके कर्व वाले एरिया को पेंट करेंगे। भाई सिर्फ कर्व को पेंट करोगे ना, नीचे जाके कोई पेंट करोगे, बोला गया ना ऊपर से डोम को पेंट करना है, तो सिर्फ कर्व को पेंट करना है। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, इसकी जो बेस की सर्कमफ्रेंस है, ये जो बेस की सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब पैरामीटर होता है सर्कल का, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है बेस की वो 17.6 मीटर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस जो है मेरी जान वो दे रखा है 17.6 मीटर। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अपने सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर बराबर 17.6 मीटर। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 17.6 अपॉन में 2 पाई, इतना मीटर हमारा रेडियस है। ठीक है, रेडियस नहीं दिया था, क्योंकि नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था, क्योंकि सर्कमफ्रेंस दे दी थी, सर्कमफ्रेंस रेडियस पता चल गई। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है जी, ठीक है जी। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 5 रुपए लगते हैं। तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने लगेंगे? 5/100 लगेंगे। तो जो अब निकलेगा यहां पे मीटर दिया ना, इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि यहां पे मीटर कर रखा है, यहां पे सेंटीमीटर कर रहा है, तो यहां पे भी सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो 17.6/2 पाई इंटू 100 इतना सेंटीमीटर होगा ये। तो वापस से यूनिटरी मेथड हम लगा रहे होंगे, पर पहले हम क्या करेंगे, देखो वापस से क्वेश्चन को समझो, वापस से क्वेश्चन को समझो, वापस से क्वेश्चन को समझो, वापस से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है, इसको पेंट करना है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 5 रुपए लग रहे हैं। तो मैंने कहा यूनिट को कितने लगेंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड यही होता है, जितना दे रखा है सबसे पहले 1 का निकालो। तो 1 का निकाल लिया, फिर जितना तुम्हारा आंसर निकलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ये होता है यूनिटरी मेथड कि भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 5 रुपए लग रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 5/100 लग रहे हैं। तो मान लो हमारा x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो x सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने लगेंगे, x इंटू 5/100, इतने रुपए लग रहे होंगे x सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए। 100 को 5 लग रहे थे, 1 को 5/100 लगेंगे, तो x को कितने लगेंगे, x इंटू 5/100। ये होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो x जो है ये x मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो पेंट करना है बस। भाई कर्व सरफेस एरिया डोम के ऊपर बार बार के जो कर्व वाले उसे तो पेंट करोगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। 2πr² होता है, देख लो यहाँ पे 2πr² होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो 2π इंटू r² मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 17.6 अपॉन में 2π इंटू 100, ये इंटू 17.6 अपॉन 2π इंटू 100। r² मतलब 2 बार r कर दिया मैंने। तो 2π से एक 2π गया, पर एक बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 22/7 लिख देंगे पाई को। तो यहाँ पे ये 17.6 इंटू 17.6 इंटू 100 इंटू 100 इस 10 की पावर में 4 अपॉन में 2π मतलब 2 इंटू 22/7, कुछ ऐसा बन रहा है जी, ठीक है। करो कैलकुलेशन कितना बन रहा है, करो कैलकुलेशन भैया कितना बन रहा है, करो जी कैलकुलेशन कितना बन रहा है। करो 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 करो, अरे यार मेरी लाइव ही नहीं चल रही। हाँ करो जी, ये कितना बन रहा है ये बताओ, ये कितना बन रहा है, 49.28 बन रहा है, 49.28 ये बन रहा है, 49.28 पक्का पक्का। भैया आप कितने साल के हो, क्या करना है तेरे को, रिश्ता करवाना है, 49.28 बन रहा है ये। भैया आपने 3 = 48 कैसे काट दिया मेरी जान, यहां पे कुछ था इंटू 3 × 48 था, तो इस 3 को मैं 48 के नीचे ले गया, देख ऐसे के ले गया मैं, तो 3 1 = 3, 3 6 = 18 ऐसे काट दिया ना। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ये 49.28 बन रहा होगा, इतना बन रहा है, ठीक है जी। इतना कर्व सरफेस एरिया मिल रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो हमें बोला गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए 5 लग रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए 5/100 लगेंगे, तो 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए कितने लगेंगे, 49.28 इंटू 5/100, इतना रुपए लगेंगे, इतने रुपीज हमारे लगेंगे। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। वापस से समझाएं, देखो ये तुमने बताया आंसर, मैंने नहीं लिखा 49.28, तुमने अपने आप कैलकुलेट करके बताया। देख वापस समझाता हूं, देखो हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर डोम मतलब ऊपर का गुंबद है, ठीक है। एक बिल्डिंग है, ऊपर हेमिस्फीयर लगा है, इसको पेंट करना है। पेंट कहां से करोगे, बाहर से करोगे, भाई गुंबद है तो बाहर से करोगे, ये पेंट बिल्डिंग है, बाहर से पेंट करोगे। तो बाहर से पेंट करने के लिए पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो उसका एरिया कितना निकला, इतना निकला भाई, जितना एरिया पेंट करना है वो एरिया मैंने निकाल लिया, तुमने बताया, मेरे को नहीं पता, जितना भी होगा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इतना एरिया जो है ये बाहर का एरिया आया, इसको हम पेंट कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 5 रुपए लगते हैं, तो मैंने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए कितने लगेंगे, 5/100 लगेंगे। तो 49.28 को कितने लगेंगे, 49.28 इंटू 5/100, इतना रुपीज लगेंगे। यूनिटरी मेथड हमेशा यही कहता है, देखो यूनिटरी मेथड में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत है, मेरे को पता है। यूनिटरी मेथड ये होता है कि अगर मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने के लिए 5 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। 100 को अगर 5 लग रहे हैं, यूनिटरी मेथड ये कहता है सबसे पहले 1 के देखो, तो 100 को 5 लग रहे, तो 1 को कितने लगेंगे, 5/100, इतने रुपए। यूनिटरी मेथड ये कहता है कि 100 को अगर 5 लग रहे हैं तो पहले 1 का निकालो, तो 1 को कितने लिख लेंगे, 100 को नीचे ले जाएंगे, तो 1 को लगेंगे 5/100, ठीक है। अब जितना भी चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x को कितने लगेंगे, x इंटू 5/100, इतने रुपए लगेंगे,
ठीक है, तो हम हर जगह यही कर रहे हैं मेरी जान, हर जगह हम यही कर रहे हैं। देख 100 को 5 लगेंगे तो 1 को कितने लगेंगे 5/100, तो इतने को, ये x है हमारा जो हमारा निकला, इतने को कितने लगेंगे इतना इंटू 5/100। यही करा हमने हर जगह। देख ये देख ये देख, यहां पे देख, किसी और क्वेश्चन का दिखाऊं, किसी और क्वेश्चन का दिखाऊं तेरे को, देख देखना देखना ध्यान से, कहां है, देखो 100 को करने में लग रहे हैं 210, तो 1 को कितने लगेंगे, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी नाम में यूनिट है, मतलब पहले 1 को निकालेंगे। 100 को अगर 210 लग रहे हैं तो 1 को कितने लग रहे हैं 210/100, तो 550 को कितने लग रहे हैं 550 इंटू 210/100, तो बस इसमें जो भी x की वैल्यू है मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी जितना भी हमें निकालना है। तो हमेशा ये होता है यूनिटरी मेथड, 100 को 210 तो 1 को इतना, 1 को कितना लगेगा, इसको नीचे ले जाएंगे, 100 को 210 तो 1 को कितना लग रहा है 210/100, तो इसको कितना लगेगा, तो इतना इंटू 210/100, ये हमारा आंसर है। ओके ओके ओके, आ गया आ गया आंसर। अब अपने आप निकाल लेना, आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं, आंसर बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा। मैं यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ये आंसर आप अपने आप फाइंड करोगे। तो आपका जो आंसर आएगा यहां पे, मैंने मान लिया यहां पे कोई भी आंसर आया आपका, यहां पे जो भी आंसर आया बस उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। क्योंकि 100 को 5 लगेंगे तो 1 को इतने लगेंगे, तो इसको कितने लगेंगे इतना इंटू 5/100, इतना इंटू 5/100। ठीक है ठीक है ठीक है। भैया पहले क्वेश्चन में लेंथ दिया था तो एल क्यों नहीं लिया है, एच क्यों लिया, कौन सी लेंथ मेरी जान, कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लेंथ कहां बोली है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भैया, अपना चश्मा उतार दो। क्या यार तुम्हें चश्मे उतारने का क्या है, चलो पढ़ाई कर लो। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं। स्फीयर हेमिस्फीयर में हमने देखा कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात करी। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है भाई, इसका कर्व्ड हो या टोटल हो एक ही बात है, वही कर्व्ड है वही टोटल है, तो वह 4πr²। इसका कर्व्ड जो होगा वो इसके आधा होगा, तो इसको आधा करा बीच में से, तो हो गया 4πr² का आधा, 4πr² का आधा तो 2πr²। इसका टोटल क्या होगा, कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ बेस, कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ बेस, तो कर्व्ड है 2πr², एरिया ऑफ बेस है πr², तो 2πr² प्लस πr² इज 3πr²। गॉट इट, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, कहीं खाली सरफेस एरिया लिखा हो मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 4/4, अरे हाँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4πr1 का स्क्वायर, मतलब r ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, अपॉन में 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4π से 4π गया तो बन गया रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जब भी ऐसे अपॉन में स्क्वायर बाय स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर। तो मेरे को दोनों के रेडियस का क्या चाहिए, रेशो चाहिए। मेरे को तो डायमीटर का पता है, तो डायमीटर का हाफ कर दो, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस जो होगा, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर की जगह ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख दिया, तो 2 रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। डायमीटर को क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख दिया, 2 से 2 गया, तो हमें रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ को नीचे ले जाएंगे, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मिल गया 1/4, बस यहां पे रख दो इसको, तो 1/4 का होल स्क्वायर मतलब कि 1/16। तो 1/16 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 1/16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमसे जो पूछा है कि एरिया ऑफ, ये जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ मून रेशो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ जो है, ये हमसे पूछा, ये क्या है 1/16 इज द आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 12,000 बच्चे शुरू करे थे, 8.8 हजार बच्चे इस समय है, तो कितने गए 2 3 3,200 बच्चों की भीड़ छट चुकी है, 3,200 बच्चों की भीड़ छट चुकी है। आप अगर अभी तक हो, बहुत मुश्किल चैप्टर है, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत मुश्किल चैप्टर है, बीच बीच में दम तोड़ देते हैं बच्चे। आप अभी तक अगर रुके हो शुरू से एंड तक, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया, सही में मैं कह रहा हूं। एक ये चैप्टर है, इसके बाद अभी हम लाइंस एंड एंगल्स करेंगे, वो भी मुश्किल चैप्टर, फिर ट्राइंगल करेंगे और मुश्किल चैप्टर, तो आखिरी तक जो रुके रहेंगे ना वो असली वॉरियर है। वेरी गुड, थम्स अप, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया, इजी पीजी था, बस डायमीटर था, डायमीटर से रेडियस निकाला और उसका हमने रेशियो ले लिया। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में। ठीक है, अभी हमने सरफेस एरिया बात करी थी, अब हम वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम क्या होता है जी,
वॉल्यूम क्या होता है जी, देखो यही हमारा स्फीयर था, ये हमारा स्फीयर था जी, इस स्फीयर का रेडियस हमने आर मान लिया था, इस स्फीयर का रेडियस आर माना था। हेमिस्फीयर क्या होता है, इसको बीच में से स्लाइस कर दिया, तो इसको बीच में से हमने स्लाइस कर दिया, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, ये रेडियस, ये रेडियस। तो अगर मैं आपसे वॉल्यूम की बात करूं तो इस स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें याद रखना है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका आधा होगा भाई, इसका वॉल्यूम अगर ये है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या होगा, इसका आधा होगा, तो हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब करें तो 2 से गया, तो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये जो है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वापस से देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़े। सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरी जान, ये जो लाइव चल रहा है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, तो टेंशन मत लिया करो यार। मैं क्या करूंगा इसको प्राइवेट करके, मैं क्या करूंगा इसको हटा के, मेरा तो एम है कि तुमको सबको समझ में आना चाहिए, तुमको बेस्ट समझ में आना चाहिए, मेन ये एम है। ठीक है, 1:64 क्या चीज, क्या है, 4 4 16 तो है, सही तो है, 1/4 द डायमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, तो R² 1/64 ही तो है क्या, 1:64 क्या कह रहे हो, वन रेशो 64 क्या कह रहे हो, 1:16 ही तो होगा, 4 4 16 ही तो होता है, 4 का स्क्वायर ही तो लेना है हमें, 4 का स्क्वायर ही तो लेना है, क्यों कह रहे हो, देखो 4πr² ही तो होता है, 4πr² क्या है, हाँ 1:16 ही तो है, क्या हो गया, अरे बताओ तो, सही है, सही तो है, सही तो है, मजे लेते हो हैं, मजे लेते हो। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, एक बाउल है हेमिस्फेयर का, बाउल चावल खाते हैं जिसमें, तो ये बाउल है, इसका हमें रेडियस क्या दे रखा है, इसका जो रेडियस दे रखा है हमें, ये जो रेडियस हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर का जी। व्हाट कुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, कितना पानी ये रख सकती है भाई, कितना पानी रख सकती है, जितना इसका वॉल्यूम है, कितना पानी रख सकती है भाई, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ये पानी रख सकती है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, उतना ये पानी रख सकती है। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन कंटेन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन कंटेन, इट कैन होल्ड, है ना, इट कैन कंटेन या इट कैन होल्ड, जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर के, वो होगा वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, टोटल स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे याद रखो 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या बन रही है, पाई की वैल्यू 22/7 ही ले लेते हैं हम, आर क्यूब मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो इसको बटे 10 कर लो, 7 5 35 कर लो, 5 2 10 कर लो, और 2 से 2 काट दो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 22/3, ये हमारा बच रहा है, निकालो निकालो, यार जब मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करता हूं तो बच्चे बोलते हैं भैया फास्ट हो रहा है, मैंने शुरू में थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ा है तो बच्चे बोल रहे हैं भैया स्लो हो रहा है। देखो किसी बच्चे के लिए वो फास्ट होगा, किसी बच्चे के लिए वो स्लो होगा, आप अपने आप से समझो यार, ध्यान से समझो, इतनी जल्दीबाजी मत करा करो, चिल रह के पढ़ा करो। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ रहा है 134.75, ये कैलकुलेशन करो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, भैया कल एग्जाम है, दुआ दे दो, वेरी गुड यार, बेस्ट ऑफ लक। ये बताओ कितना आ रहा है 269, क्या आ रहा है भाई, 1:64 में समझ रहा हूं तुम कौन सा आंसर बता रहे हो, वो क्वेश्चन अभी आएगा आगे। 89.83, 89.83 आ रहा है, 89.83 आ रहा है। ठीक है, बच्चों ने कैलकुलेशन करी है, मैंने नहीं करी, फिर से बोल रहा हूं मैं, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है सब चीज, सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना वॉल्यूम ऑफ जो
पानी है वो ये होल्ड कर सकती है, तो कुछ नहीं था, इजी पीजी क्वेश्चन था। पूछा था कितना पानी ये कंटेन कर सकती है, भाई कितना पानी कंटेन करेगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा, भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा हेमिस्फीयर का उतना ये पानी कंटेन कर सकती है। इतनी सी सिंपल सी बात थी। आगे बढ़े, अब ये वाला करो, अब ये वाला करो। अब आएगा तुम्हारा 1/64, जो 1/64 तुम चिल्लाए जा रहे थे ना, 1:64 1:64, अब आएगा। करो करो जल्दी करो, करो जल्दी करो जल्दी। हाँ हाँ रॉन्ग था वो, मेरे को पता है रॉन्ग था। अब ये तो करो, ठीक है मान लिया रॉन्ग था, अब ये करो जल्दी। अब बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, ये बताओ। 8.4 के कितने बच्चे है ना, 9 500 3,600 बच्चों की बीट छट चुकी है, ठीक है 3,600 बच्चों की बीट छट चुकी है। अब आ रहा है, अब आ रहा है 1/64 आ रहा है। वहां चिल्ला रहे थे एक भैया, भैया 1/64 है, 1/64 है। अबे भाई क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो, यहां पे पूछा है हमसे क्या, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम करोगे, जब 4 का क्यूब बनेगा तो 64 आएगा, वहां पे वो स्क्वायर था। क्या है ना, तुम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो कि भैया को जल्दी जल्दी रॉन्ग बता देते हैं। देखो यहां पे क्या था, यहां पे क्या था क्वेश्चन में, यहां पे क्या था क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या आता है, 4πr² आता है, तो 1/4 का होल स्क्वायर बनेगा। यहां पे क्या है देखो, यहां पे क्या है क्वेश्चन में, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। रेशियो ऑफ वॉल्यूम करोगे तो क्या आएगा, 4 का क्यूब बनेगा। अब आ रहा है 1/64, अब आ रहा है, अब आ रहा है 1/64 आ रहा है ना। बस तो बहुत जल्दी एक्साइटेड मत हुआ करो, सही कर रहे हैं, इतनी जल्दी मत लिखा करो बार बार रॉन्ग 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 रॉन्ग। अरे यार मैं भी इंसान हूं, सही था क्वेश्चन। चलो जल्दी करो जल्दी, अब आ रहा है, अब आ रहा है, समझ गए। चलो चलो, बोला क्या है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। वापस से वही, डायमीटर मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इससे हमें पता चल जाएगा, इसको हम ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख देंगे, ये बन जाएगा 1/4 ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। 2 से 2 कटा, तो रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो आ रहा है 1/4। हमसे पूछा इसका वॉल्यूम का रेशियो बताओ, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून, ये हमसे पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगा वो होगा 4/3 पाई अर्थ का रेडियस का क्यूब, अर्थ के रेडियस का क्यूब। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। यहां पे ये 64 रेशियो बनाएगा, यहां पे ये 64 रेशियो बनाएगा, है ना भैया। चाय ब्रेक, ये 1:64 है या 64 रेशियो 1 है, बताओ। 1:64 है, 64 रेशियो 1 है। Diameter of moon is approximately 1/4 diameter of earth. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? सिक्सटी फोर रेशियो बनाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहां पे पूछा है, पिछले में पूछा था मून बाय अर्थ, ठीक है, यहां पे भी मून बाय अर्थ था और वॉल्यूम भी, वहां पे एरिया भी मून बाय अर्थ पूछा था। यहां पे जो वॉल्यूम है, यहां पे अर्थ बाय मून पूछा है, यहां पे अर्थ बाय मून पूछा है, तो यहां पे होगा रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपॉन में 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो ये गया, ये गया, तो ये बन रहा है रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ मून का होल क्यूब, ये बन रहा है भाई। रेडियस ऑफ मून बाय अर्थ जो है 1/4 है, पर हमें क्या चाहिए, हमें अर्थ बाय मून चाहिए, हमें रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ मून चाहिए। मून बाय अर्थ 1/4 है, तो उल्टा कर देंगे तो 4/1 बनेगा, तो ये बन रहा है 4/1 का होल क्यूब, तो ये बन रहा है 64/1। तो रेडियस, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून है वो 64 रेशियो बना रहा है, 64 रेशियो बना रहा है, ठीक है, ठीक है, 64 रेशियो बना रहा है। कल भैया सर्कल पढ़ाना, ठीक है जी, डन, ठीक है। अब आ गया 64:1, अब आ गया ना 64:1। बहुत जल्दीबाजी करते हो, बहुत जल्दीबाजी करते हो, आराम आराम से करा करो यार, आराम आराम से करा करो, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। 27 सॉलिड आयरन के स्फीयर्स हैं, ठीक है, आयरन के स्फीयर्स हैं, आयरन के स्फीयर्स हैं, आयरन की मान लो बॉल है, ठीक है, सबका रेडियस जो है वो आर है। 27 आयरन की बॉल्स हैं, ठीक है, आयरन की ऐसी ऐसी बॉल्स होंगी बहुत सारी, है ना, ये बहुत सारी आयरन की बॉल्स हैं, 27 है ऐसी, कितनी है ऐसी, ये सारी कितनी है, ये सारी कितनी है, ये 27 बॉल्स हैं। सबका रेडियस क्या है, सबका रेडियस आर है और सबका सरफेस एरिया एस है, आर कॉमा एस है इनका, ठीक है जी।
दे आर मेल्टेड, इन सबको क्या करा इन्होंने, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, जिसका जो सरफेस एरिया है वो एस डैश आया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 27 बॉल थी, छोटी 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 बॉल थी, आयरन की बॉल थी, आयरन को पिघलाया और पिघला के एक ऐसा बड़ा सा स्फीयर बना दिया जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। ठीक है भाई, इनकी बॉल, ये सारी जो बॉल्स हैं इनकी रेडियस आर कॉमा एस है, आर इसकी रेडियस है, इसका हर एक का सरफेस एरिया एस 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 है। ठीक है, बड़ा वाला जो बॉल बनी इसका सरफेस एरिया एस डैश बन रहा है। समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि भाई छोटी छोटी बॉल्स थी, छोटी छोटी बॉल्स को पिघला दिया, पिघलाने के बाद हमारा पिघला हुआ कुछ मोल्टन आयरन वाला, उस मोल्टन आयरन को इन्होंने एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जिसका स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो एस डैश बोला है। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, इसका जो रेडियस है आर डैश वो हमें फाइंड करना है, जो बड़ा स्फीयर बना ये, और रेशो ऑफ एस अपॉन एस डैश, और हमें क्या फाइंड करना है, एस अपॉन एस डैश का रेशो फाइंड करना है। ये दो हमारा फाइंड करना है हमें। ठीक है, एक हमें एस अपॉन एस डैश और एक हमें जो नया वाला स्फीयर है इसका रेडियस बनाना है। ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। जब भी हम इन सबको मेल्ट करेंगे तो कुछ मोल्टन आयरन बनेगा, मोल्टन मतलब पिघला हुआ आयरन बनेगा, उसी मोल्टन आयरन को मिला के हमने ये बनाया। तो मतलब इन सबका जो वॉल्यूम होगा, इन सबका जो कंबाइंड वॉल्यूम होगा भाई, इनको पिघलाने के बाद भाई इन्हीं के वॉल्यूम को पिघलाया, इसको पिघलाया थोड़ा सा मिला, इसको पिघलाया थोड़ा सा मिला, इसको पिघलाया थोड़ा सा मिला, वो थोड़ा थोड़ा करके एक वॉल्यूम मिला हमें, बहुत सारा हमें मिला, उसी को हमने मोल्ड करके बनाया। तो कंबाइंड वॉल्यूम जो होगा ऑफ 27 स्फीयर जो होगा, जो कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर होगा वो होगा इस वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के बराबर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सबको जब पिघलाया, ठीक है, ये सब पिघल गए, ये पिघलने के बाद ये सारे पिघल गए, पिघलने के बाद हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मान लो एक जार था, इनको पिघलाया, गर्म करके पिघलाया और यहां कलेक्ट कर लिया, तो इन सबका वॉल्यूम मिल गया मेरे को, यहां पे इन सबका वॉल्यूम मिल गया, और इसी वॉल्यूम से मैंने ये बनाया। मतलब इन सबका जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन सबको पिघलाया, ये सारा वॉल्यूम मिला, इसी को मैंने मोल्ड करके ये बना दिया। मतलब इन सबका जो वॉल्यूम होगा और इस वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा। सही है, सही है, सही है। ठीक है ना, ठीक है ना। इन सबको पिघलाने के बाद कुछ आयरन मिला, उस आयरन को ही मोल्ड करा मैंने, ऐसे मोल्ड मतलब शेप दी, तो इसको पिघलाने के बाद ये दिया, तो इन सबका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों के वॉल्यूम को बराबर करना है। तो कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, 27 स्फीयर का क्या वॉल्यूम होगा, 27 स्फीयर का क्या वॉल्यूम होगा भाई, एक का वॉल्यूम क्या होगा, एक का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 27 का क्या होगा, इंटू 27 कर दो, एक छोटे से स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 27 का क्या होगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इजी पीजी। वॉल्यूम ऑफ बड़ा स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर का क्या है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, ये होगा 4/3 गया, 4/3 गया, पाई गया, पाई गया, तो ये बन रहा है, यहां से बन रहा है 27 आर क्यूब बराबर आर डैश का क्यूब। तो यहां से बन रहा है आर डैश जो होगा वो होगा क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, क्यूब रूट बन रहा है आर डैश 27, 3 का क्यूब रूट होता है 27, तो ये बन गया 3r। तो हम ये बोल सकते हैं, कि आर डैश जो है वो 3r के बराबर है। जो आर डैश है, जो आर डैश हमें मिला ये 3r के बराबर है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना, समझ गए। तो इन सब का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि इन्हीं से ये बना है, इन्हीं को पिघला के बड़ा बना है, तो इन सब का वॉल्यूम जो होगा वो बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा। पिघलाने वाले सवाल हमेशा ऐसे होंगे कि सबका वॉल्यूम जो होगा वो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इन सबको पिघलाया, तो 27 स्फीयर को पिघलाया, तो ये वॉल्यूम बना, वो वॉल्यूम इस बड़े वाले स्फीयर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो 4/3 इंटू पाई आर डैश का क्यूब कर दिया, 4/3 हो गया, आर डैश बराबर हो गया 27 आर क्यूब, तो आर डैश जो है वो आ गया 3r के बराबर, आर डैश बराबर 3r आ गया। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, एस अपॉन एस डैश, एस अपॉन में एस डैश, एस मतलब छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम, छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एस डैश मतलब बड़े वाले स्फीयर का 4/3, अच्छा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में बड़े वाले का 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, तो बन गया आर स्क्वायर अपॉन में, आर डैश की वैल्यू क्या है, आर डैश मतलब आर डैश बराबर 3r है, तो 3r का स्क्वायर, तो यहां से बन रहा है आर स्क्वायर अपॉन में 9r स्क्वायर, ये गया, ये गया, तो एस रेशो एस डैश जो बन रहा है वो बन रहा है 1:9, वो बन रहा है 1:9। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी।
आगे समझ में? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। घट रही है, भीड़ घट रही है। 7.7 हो गए बच्चे। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, तो इतने सारे स्फीयर को मोल्ड करा, ये मिला, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अब आर डैश बराबर 27, आर क्यूब का क्यूब रूट होगा, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 इंटू और आर क्यूब से क्यूब रूट गया तो आर बचा, तो 3r हमारा आंसर हो गया। तो आर डैश बराबर 3r हो गया, इजी पीजी। तो एस अपॉन एस डैश जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर करा, आर डैश की वैल्यू 3r थी, 3r रखी, तो आर स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो एस रेशो एस डैश जो है वो 1:9 आ गया, वो 1:9 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया ना? इजी इजी, अब आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।